नमस्कार मित्रों। नमस्कार। आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत के संवैधानिक विकास से प्रश्न आपके सामने रखें। पहला क्वेश्चन है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? पहला विकल्प है, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है। इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। तो 1935 का इंडियन गवर्नमेंट एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है, जानते हैं? भारतीय संविधान का अधिकांश स्रोत 1935 का इंडियन गवर्नमेंट एक्ट है। भारतीय संविधान का अधिकांश स्रोत 1935 का इंडियन गवर्नमेंट एक्ट है। और जब तक भारत का संविधान लागू नहीं हुआ, तब तक देश के शासन और प्रशासन का संचालन 1935 के इंडियन गवर्नमेंट एक्ट के द्वारा किया जाता था। इसीलिए 1935 का इंडियन गवर्नमेंट एक्ट सबसे महत्वपूर्ण माना गया, क्योंकि यह भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण स्रोत है। और इसी एक्ट के तहत आजादी के बाद जब तक भारत का संविधान लागू नहीं हुआ, तब तक देश के शासन और प्रशासन का संचालन इस एक्ट के तहत किया जाता था। इसलिए यह एक्ट 1935 का इंडियन गवर्नमेंट एक्ट सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। दूसरा प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन के सामने आ रहा है। दूसरा प्रश्न आप लोग देखें। पहले प्रश्न का आंसर आप लोगों को ए लगाना है। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? भारत में संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। इस अधिनियम के तहत भारत में फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। तो आंसर एक्चुअल है 1935 के इंडियन गवर्नमेंट एक्ट के तहत भारत में फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। क्योंकि पहली बार 1935 के इंडियन गवर्नमेंट एक्ट के तहत ऑल इंडिया फेडरेशन अवधारणा प्रस्तुत की गई। ऑल इंडिया फेडरेशन, अखिल भारतीय परिसंघ की संकल्पना आई। तो इसका मतलब संघ और राज्य आया। इसे संघ राज्य, राज्य राज्य विवाद होगा, विवादों का समाधान करने के लिए कोई फेडरल कोर्ट की आवश्यकता थी। तो 1935 के इंडियन गवर्नमेंट एक्ट के तहत पहली बार भारत में फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। ये इसका आंसर होना चाहिए। अब विकल्प की बात किया जाए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका आंसर डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि इस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो ये भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 के तहत पहली बार अखिल भारतीय परिसंघ की संकल्पना की गई, संघ राज्य की संकल्पना आया। इसलिए यहीं पर फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई, जो कि 1937 में दिल्ली में स्थापित किया गया था। 1937 में दिल्ली में स्थापित किया गया था। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि एक्चुअल आंसर आप लोगों का ये होना चाहिए। लेकिन चूंकि 1935 का इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आपके विकल्प में नहीं है, तो आंसर आप लोगों का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के सामने आ रहा है, देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है। ये क्वेश्चन आया आपके, थर्ड क्वेश्चन आया, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन में से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? में से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? भारत के संविधान में केंद्र एवं राज्यों की शक्तियों का विभाजन में से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ भारत में पहली बार डिवीजन ऑफ पावर की संकल्पना 1919 के इंडियन गवर्नमेंट एक्ट में आया। 1919 के इंडियन गवर्नमेंट एक्ट में पहली बार डिवीजन ऑफ पावर की संकल्पना, जिसके तहत दो सूचियां थी, केंद्रीय सूची और राज्य सूची, दो ही सूचियां हुआ करती थी। और 1935 के इंडियन गवर्नमेंट एक्ट के तहत पहली बार समवर्ती सूची किया गया। तो हमारे यहाँ तीन सूचियां हो गई। और आज भी भारतीय संविधान के साथ में तीन सूचियां हैं, जिसे डिवीजन ऑफ पावर के नाम से जानते हैं। तो हमारे यहाँ प्रश्न पूछा, भारत के संविधान में केंद्र राज्यों की शक्ति के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, इसका आंसर बी होना चाहिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म।
या 1919 का इंडियन गवर्नमेंट एक्ट के तहत पहली बार डिवीजन ऑफ पावर की संकल्पना आ गई। इसमें केंद्रीय सूची और राज्य सूची वही विषय था, और जिस विषय का उल्लेख इन दोनों में नहीं था उसे अवशिष्ट विषय कहा गया था, ये अवशिष्ट विषय कहा गया। और 1935 के इंडियन गवर्नमेंट एक्ट के तहत पहली बार संवर्ती सूची को जोड़ा गया। तब भारतीय संविधान में जो आज 3 सूचियां हैं, उस सूची का उल्लेख तो 1935 में है, लेकिन पहली बार डिवीजन ऑफ पावर, क्योंकि 3 सूची का है, डिवीजन ऑफ पावर की बात पूछा है, डिवीजन ऑफ पावर की संकल्पना पहली बार 1919 के इंडियन गवर्नमेंट एक्ट के मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के नाम से भी जाना जाता है। ये आंसर आप लोगों का भी होगा, ध्यान रखिएगा। और अगर प्रश्न पूछता कि पहली बार भारत में संवर्ती सूची अधिनियम में आया, भारत शासन अधिनियम 1935 आप लोग लगाते, भारत शासन अधिनियम 1935 में पहली बार संवर्ती सूची किया गया, तो इसका मतलब तीनों सूचियां हो गया। लेकिन चूंकि प्रश्न का स्वरूप दूसरा था, इसलिए इसका आंसर आप लोगों का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के सामने आ रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है। सारे के सारे प्रश्न आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत के संवैधानिक विकास से प्रश्न हमने सेट किया है, इस ध्यान रखना है। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रवर्धन शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ, एक्चुअल इसको परिसंघ कहना चाहिए, ऑल इंडिया फेडरेशन। जस्ट मैंने अभी बात किया था आप लोगों से, पहली बार ऑल इंडिया फेडरेशन की संकल्पना 1935 के इंडियन गवर्नमेंट एक्ट में आया। 1935 के इंडियन गवर्नमेंट एक्ट में पहली बार ऑल इंडिया फेडरेशन की संकल्पना आया। तो 1935 के इंडियन गवर्नमेंट एक्ट के तहत पहली बार ऑल इंडिया फेडरेशन की संकल्पना आया था। तो भारत शासन अधिनियम 1935 आप लोगों को लगाना है। ये आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत पहली बार अखिल भारतीय परिसंघ की संकल्पना की गई। ये आंसर आप लोगों का ए होगा, इसको ध्यान रखना है। कई बार प्रश्न पूछा गया यूपीएससी में, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को देखना है। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अब उस अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था। सी राजगोपालाचारी अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अंतरिम सरकार में कृषि एवं खाद्य मंत्री थे। जगजीवन राम अंतरिम सरकार में श्रम मंत्री थे। लेकिन डॉक्टर एस राधाकृष्णन अंतरिम सरकार में सदस्य के शामिल नहीं थे। अंतरिम सरकार के सदस्य की डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन शामिल नहीं किया गया था। ये आपका आंसर है। सी राजगोपालाचारी अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री थे। बाद में आजादी के बाद सी राजगोपालाचारी को भारत का प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बनाया गया। इस कारण उन्होंने इस पद से रिजाइन कर दिया। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद को शिक्षा मंत्री बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कृषि एवं खाद्य मंत्रालय था। कृषि एवं खाद्य मंत्रालय, कृषि एवं खाद्य मंत्रालय के ये मंत्री थे। बाद में संविधान सभा के अध्यक्ष बने, तो इन्होंने भी पद रिक्त किया था। जगजीवन राम के पास अंतरिम सरकार में श्रम मंत्री थे, ध्यान रखना है, श्रम मंत्री थे। और एस राधाकृष्णन को अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं बनाया गया था। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। कौन नहीं थे? एस राधाकृष्णन अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। बाकी इन लोगों के बारे में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसी वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट के 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। लेकिन ध्यान रखना, कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट नाम था, सुप्रीम कोर्ट काम में नहीं था। क्योंकि कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील ब्रिटेन की प्रीवी काउंसिल में की जाती थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहली बार कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, ध्यान रखना है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट नाम का सुप्रीम कोर्ट था,
क्योंकि अगर आज के जैसा सुप्रीम कोर्ट होता तो उसका निर्णय अंतिम होता, लेकिन कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील ब्रिटेन के प्रीवी काउंसिल में की जाती थी। इसलिए आप लोग कह सकते हैं कि नाम का सुप्रीम कोर्ट था, लेकिन अगर एक्चुअल आज के रूप में देखा जाए, यह हाई कोर्ट के बराबर था। तो स्थापित हुआ था 1774 में, स्थापित कर दिया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों की स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 7। आप लोगों को देखना है कि ये प्रश्न क्या पूछता है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय विधायिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई। भारत में बाइकैमरल लेजिस्लेटिव असेंबली पहली बार बनाया गया। सभी लोग जानते हैं कि जब डिवीजन ऑफ पावर होगा, तो डिवीजन ऑफ पावर की संकल्पना पहली बार 1919 के इंडियन गवर्नमेंट एक्ट के तहत आया। डिवीजन ऑफ पावर की संकल्पना पहली बार 1919 के इंडियन गवर्नमेंट एक्ट के तहत आया। तो पहली बार 1919 के इंडियन गवर्नमेंट एक्ट के तहत ही बाइकैमरल लेजिस्लेटिव असेंबली भी बना होगा। सदनी विधायिका का भी गठन 1919 के इंडियन गवर्नमेंट एक्ट के तहत ही पहली बार हुआ। एक केंद्रीय विधानसभा, दूसरा राज्य परिषद के नाम से जाना जाता था। केंद्रीय विधानसभा और दूसरा राज्य परिषद हुआ करता था। 1919 के भारत शासन अधिनियम इंडियन गवर्नमेंट एक्ट के द्वारा पहली बार भारत में बाइकैमरल लेजिस्लेटिव असेंबली गठित हुआ, जिसमें एक को नाम केंद्रीय विधानसभा था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, दूसरा स्टेट काउंसिल के नाम से जाना जाता था, राज्य परिषद के नाम से जाना जाता था। क्यों आया? पहली बार 1919 के इंडियन गवर्नमेंट एक्ट के तहत डिवीजन ऑफ पावर आया, इसलिए बाइकैमरल लेजिस्लेटिव असेंबली गठित करना पड़ा। तो 1919 के भारत शासन तहत भारत ने पहली बार द्विसदनी विधायिका की संकल्पना की। द्विसदनी विधायिका हमारे यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। अब इसको देखना है। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देखिए क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए आपके स्क्रीन के सामने है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई? बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई। पहली बार भारतीयों को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत। 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत भारत में पहली बार भारतीयों को बजट पर चर्चा करने का अवसर दिया गया, सामान्य चर्चा। तो 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट आपको आंसर लगाना है। और आप लोग सभी लोग जानते हैं कि भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत ही पहली बार भारतीयों को प्रश्नकाल के माध्यम से प्रश्न पूछने का अवसर दिया गया। यहीं पर भारतीयों को पहली बार प्रश्नकाल के माध्यम से प्रश्न पूछने का अवसर भी दिया गया और पहली बार भारतीयों को बजट पर बहस करने की शामिल की गई। जबकि 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन के द्वारा बजट पेश किया, पहला बजट पेश किया। इसीलिए जेम्स विल्सन को भारतीय बजट व्यवस्था का जन्मदाता भी कहा जाता है। तो 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन के द्वारा पहली बार बजट पेश किया गया, इसलिए जेम्स विल्सन को फादर ऑफ इंडियन बजट सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। इन भारतीयों को बजट पर बहस करने, चर्चा करने की शक्ति जो शामिल की गई 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत है। और इसी 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत भारतीयों को पहली बार प्रश्न पूछने का अवसर दिया गया प्रश्नकाल के माध्यम। ये भी प्रश्न अगर पूछेगा कि पहली बार प्रश्नकाल के माध्यम से प्रश्न पूछने भारतीयों को कब दिया गया, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ही लगाइएगा, ये आंसर आप लोगों को सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये आ रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। इसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत में पहली बार विधियों का संहिताकरण करने के लिए विधि आयोग का गठन किया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत पहली बार विधियों का संहिताकरण करने के लिए विधि आयोग का गठन किया गया। इसके पहले अध्यक्ष लॉर्ड टी.बी. मैकाले थे। ये पहले अध्यक्ष लॉर्ड टी मैकाले थे। लेकिन आजाद भारत का अगर प्रश्न पूछता कि आजाद भारत में पहला विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, आजाद भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो न्यायमूर्ति एम.सी. सीतलवाड़ आजाद भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष थे। लेकिन चूंकि प्रश्न पूछा दूसरा, किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया,
जो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत विधियों का संहिताकरण करने के लिए विधि आयोग बना, उस विधि आयोग के अध्यक्ष लॉर्ड टीबी मैकाले थे। ये आंसर आप लोगों का डी लगाना है, ये आपका आंसर डी आएगा। लेकिन अभी मैं शायद बिहार पीसीएस में क्वेश्चन पूछा था कि भारत, आजाद भारत के स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति एम.सी. तलवार लगाइएगा, का आंसर एम.सी. तलवार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम से राष्ट्रपति के अध्यादेश निरंतर करने की शक्ति प्रेरित है? राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को और अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश निर्गत करने का अधिकार दिया गया। जब संसद विश्रांत काल की अवस्था में हो, जब संसद सत्र में ना हो, विश्रांत काल की स्थिति और कोई कानून बनाना अत्यंत आवश्यक हो जाए, राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत ऑर्डिनेंस ला सकता है। और जब राज्य का विधानमंडल विश्रांत काल की अवस्था में हो, यानी विधानमंडल सत्र में ना हो और राज्य में कोई कानून बनाना अत्यंत आवश्यक हो जाए, राज्यपाल अध्यादेश निर्गत कर सकता है अनुच्छेद 213 के तहत। प्रश्न ये नहीं पूछा, प्रश्न ये पूछा है कि निरंतर करने की शक्ति प्रेरित है किस अधिनियम के तहत? ध्यान रखिएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत पहली बार गवर्नर जनरल को अध्यादेश निर्गत करने का अधिकार दिया गया था। 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत पहली बार गवर्नर जनरल को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रदान की गई थी। उस समय भी अध्यादेश की अवधि 6 महीने ही थी और जैसे सत्र में आएगा 6 सप्ताह के अंदर अध्यादेश को दोनों सदनों की तरफ पास किया जाना अनिवार्य है। ध्यान रखिएगा, इसलिए अध्यादेश की मैक्सिमम अवधि अभी भी 6 महीने है और कल भी था, क्योंकि एक सत्र की समाप्ति दूसरे सत्र के प्रारंभ के बीच का अंतरकाल 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता। इसलिए अध्यादेश की मैक्सिमम अवधि 6 महीने है। एक अधिनियम का नियंत्रण करने की शक्ति प्रेरित है तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और आज अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को और अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश निर्गत करने का अधिकार दिया गया। ये आप लोगों को ये भी ध्यान रखना, आज का भी ध्यान रखना। और अध्यादेश की मैक्सिमम अवधि कितनी होती? 6 महीने की होती है और जिस दिन संसद सत्र में आएगा 6 सप्ताह के अंदर अध्यादेश कानून बनाना अनिवार्य है, यानी विधेयक पास करो, पास कराना अनिवार्य है। तो इसलिए अध्यादेश की अवधि है 6 महीने है, सत्र में आने के बाद 6 सप्ताह की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के सामने नेक्स्ट आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 11। आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 आ रहा है, सरकारी सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी में भरने महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की प्रक्रिया किस अधिनियम द्वारा शुरू की? प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरने की प्रक्रिया किस अधिनियम के तहत शुरू की गई? सभी लोग जानते हैं कि 1853 के चार्टर एक्ट के तहत 1853 के चार्टर एक्ट के तहत यह कहा गया कि अब ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के माध्यम से कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। इसका मतलब 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। और अगर कोई कमेटी पूछता किस कमेटी के तहत, लॉर्ड टीबी मैकाले की अध्यक्षता में मैकाले कमेटी गठित हुआ, उसके तहत हमारे यहाँ ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की व्यवस्था की गई। इसका मतलब अधिनियम पूछा है तो 1853 का चार्टर एक्ट आप लोगों का आंसर है। अगर समिति पूछता तो लॉर्ड टीबी मैकाले कमेटी। अगर समिति पूछता लॉर्ड टीबी मैकाले, बहुत पॉपुलर है मैकाले समिति, लॉर्ड टीबी मैकाले समिति। सिफारिश के आधार पर हमारे यहाँ लंदन में 1855 में पहली प्रतियोगिता परीक्षा हुई। कमेटी पूछता तो टीवी मैकाले लगाना 1854 में गठित हुई थी, लेकिन चूंकि एक्ट पूछा है तो 1853 का चार्टर एक्ट लगाइएगा। आंसर आप लोगों का 1853 का चार्टर एक्ट सही है। अगर कमेटी पूछता तो लॉर्ड टीबी मैकाले कमेटी सिफारिश के आधार पर प्रतियोगिता परीक्षा ऑर्गेनाइज। प्रश्न ये आपका स्वरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का आरंभ किस अधिनियम से माना जाता है? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का आरंभ किस अधिनियम से माना जाता है? 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम इसका आंसर है। 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत पहली बार इनडायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का आरंभ किया गया 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत। यहां से शुरू होता है इनडायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने और लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है, देखा जाए। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम विधि सदस्य थे। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम विधि सदस्य थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम विधि सदस्य थे। अब बाकी के बारे में जानना हो तो सर बी एन राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार से प्रश्न पूछा तो सर बी एन राव लगाना है। भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, ये आप लोग सभी लोग जानते हैं। आधुनिक संविधान का निर्माता भी कहा जाता है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए जो कि आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। तो तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया था। ध्यान रखना, उसके लिए तेज बहादुर सप्रू समिति गठित हुई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर बी एन राव थे और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय विधि सदस्य थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, आप लोग आंसर लगाइएगा। आज का प्रश्न यही तक था। मैंने 13 क्वेश्चन रखा था, सारे प्रश्न कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से थे, भारत के संवैधानिक विकास से थे। कंफर्म हुआ? तो इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। इसमें बहुत सारे और मैंने इंफॉर्मेशन दिया है, उस इंफॉर्मेशन को भी समझने का प्रयास करें क्योंकि कोई प्रतियोगिता परीक्षा में वो सारे इंफॉर्मेशन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना? तो ये क्लास आज का यहीं तक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आपको चैनल जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए और अपने दोस्त जरूर शेयर करना चाहिए और कमेंट बॉक्स में अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।